जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे आपका एक इम्पैक्ट भी होगा, आपको पढ़ाने में आसानी भी होगी और आप ज्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स अचीव करवाएंगे। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है बात? सब करेंगे इंशाल्लाह। चलो आगे, अब इसको मैं स्किप कर देता हूँ। हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीजें पहले ही क्या। नेक्स्ट इज अनलर्निंग। हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा, दूसरी चीज है अनलर्निंग। अनलर्निंग का क्या मतलब है? देखिए, अनलर्निंग इज द एक्ट ऑफ causing established hard earned knowledge to make room for fresh knowledge. Unlearning is sometimes referred to as the art of unknowing, replacing the pattern of behavior with a new pattern of behavior. और इसलिए मैं पहले इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक पैटर्न है, एक बिहेवियर है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे तो ही होगा, ऑलरेडी ये हो रहा है। ऑलरेडी ये चीजें हो रही, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अब वो चीजें चेंज हो गई है। आपको मालूम है प्लूटो क्या है? कौन कौन बोल रहा है प्लूटो प्लैनेट है? कौन कौन ऐसा बोल रहा है कि प्लूटो प्लैनेट है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने प्लैनेट्स है? कहा गया? अब तक क्या था? कहा गया? प्लूटो कहाँ चला गया? कहाँ चले गया? ये क्या है? इनकी बात सुनी आपने? जोर से बोलिए मैम, खड़े होते। तो पहले प्लैनेट था बट नाउ इट इज ड्वार्फ प्लैनेट। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, नहीं समझ में तो आप क्लास बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। पहले प्लैनेट था बट नाउ इट इज ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट के मतलब समझते हैं? ड्वार्फ की स्पेलिंग बोलिए। DARF। आप मेरे को ये बताइए ड्वार्फ का मतलब किसको किसको मालूम है? गूगल नहीं करने के। देखो ये हमारी हालत है। अब ये बेचारी टीचर ड्वार्फ का क्या सिखाएगी? पहले ड्वार्फ क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। प्लीज अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए, वरना आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे। ये तो मैं ये कुत्तों की बात बहुत समय पहले की है, वो भी हम लोगों को मालूम नहीं है। मैं बहुत सारी स्कूल में विजिट करता रहता हूँ। एक अहमदाबाद की बहुत अच्छी स्कूल है, स्कूल का नाम है रिवर साइड। सेठी उस स्कूल को चलाती है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है। मेरी उसके साथ मुलाकात है, बहुत सारी मीटिंग को हुई है। वो स्कूल में अगर आप जाएंगे, बहुत हाई एंड स्कूल है, बहुत बड़े मालदारों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एयरपोर्ट रोड, जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट रोड है, वहां पर है वो स्कूल। आप सिर्फ आपको स्कूल विजिट करनी है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद वहां आप जा सकते हो स्कूल के अंदर। रिवर साइड स्कूल में जब हम लोग गए तो बहुत सारे टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो हम लोगों ने वजह पूछी कि भाई आप इतने अच्छी स्कूल है, आपकी रेप्यूटेड स्कूल है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, इसकी क्या वजह है? आप किस तरीके से अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करते हैं? तो एक बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, खाली एक चीज मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही कि जैसे यूनिवर्स या प्लैनेट या गैलेक्सी का लेसन हम लोगों को पढ़ाना है। कल साइंस की टीचर है, उसको दूसरे दिन गैलेक्सी का लेसन बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? उसको गैलेक्सी का लेसन जो पढ़ाना है आज रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद दिन चेंज होता है, इस्लामिक एतबार से नहीं, इंग्लिश एतबार से जो 12 बजे के बाद दिन चेंज होता है। वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को दूसरे दिन वो लेसन पढ़ाना है, तो आज 12 बजे तक गैलेक्सी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर आएगी वो हमको पता होनी चाहिए।
समझ में आई बात? क्या जो बुक के अंदर सालों पहले लिखा था वो तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद आज 12 बजे से पहले गैलेक्सी से रिलेटेड जितनी अपडेटेड नॉलेज है वो हमको मालूम होनी चाहिए। वो हम लोग देखकर क्लास में आएंगे, वो देखे बगैर हम लोग क्लास में नहीं आ सकते। क्यों? वो बच्चा जो क्लास में आ रहा है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस दे रहा है, और उसके पेरेंट्स भी इसी तरीके से फिक्र करने वाले हैं। अगर हम वो लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज के साथ क्लास में नहीं आए तो वो बच्चा जो है इतनी इंफॉर्मेशन के साथ दूसरे दिन क्लास में आ रहा है कि वो फौरन समझ जाएगा कि हमारे टीचर आज देख के नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोग ऐसा क्यों चला रहे? और बच्चे डूबे हैं, शायद पेरेंट्स को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ा है तो प्लूटो प्लैनेट है, पढ़ा दिया तो भी किसको मालूम पड़ेगा? समझ में आ रही बात? ये हमारा आन। लेकिन इसी तरीके से काम चलाने के लिए कि चलो हम टीचिंग फील्ड में, मैं आपको बार बार ये बात रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने टीचर होने का जो मतलब है उसको फुलफिल नहीं किया तो हम इस प्रोफेशन में रहने के काबिल नहीं है। प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए, या तो अपने आप को उस काबिल टीचर बनाना चाहिए जिसके बारे में कहा जा सके कि ये हकीकत में टीचर है। समझ में आ रही है बात? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ऑलरेडी काम हो रहे हैं। ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है जो बेचारे ऐसे ही चल रहे हैं और हम लोग उसको ऐसे ही चला रहे। ना मैनेजमेंट को कुछ देना देना है, ना टीचर्स को कुछ देना देना है, ना स्टूडेंट्स को आने वाले हैं उसको कुछ, ना पेरेंट्स को कुछ देना देना है। इसलिए सब बेचारे ऐसे ही अंधेरी नगरी और कंजू राजा चल रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, कोई भी देखने वाला नहीं है। मैंने आपको फिर से कहा, कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन हमारा रब देखने वाला है कि हमने वो काम ठीक से नहीं किया। समझ में आई? और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो इत्मीनान, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए कि भाई मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ, जनरेशन को मोल्ड करने का काम कर रही हूँ, नेशन को बिल्ड करने का काम कर रही हूँ, मुझसे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि एक टीचर ही वो है जिसके अंदर से डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं, इंजीनियर्स भी निकल रहे हैं, लॉयर्स भी निकल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी निकल रहे हैं, बिजनेसमैन भी निकल रहे हैं। ये सब टीचर के अंदर से निकल रहे हैं। उसको प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन के बारे में कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है जो तमाम प्रोफेशन को एक ढांचा देता है। इससे बढ़कर कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन वो प्राउड हम कभी फील नहीं कर पाते, वो सेटिस्फेक्शन हमें कभी नहीं आता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हम सही माने में टीचर है ही नहीं। अगर आप सही माने में टीचर हो तो आपको अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए, वो प्राउड आपको फील होना चाहिए क्योंकि आप अपना काम 100% कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप सही माने में टीचर नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं, कभी भी आपको नहीं मिलेगा। एक मुजस्समा साज था, मुजस्समा साज समझते हो? जो स्कल्पटर होता है, जो मूर्तियां बनाते हैं। आपने सुना कभी किसी के बारे में? एक मुजस्समा साज था, वो मुजस्समा बनाता था, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाता था, बहुत अच्छे अच्छे बुत बनाता था। एक राजा ने उसको हायर किया और कहा कि भाई मेरा एक बहुत अच्छा मुजस्समा बनाना है, बुत बनाना है, तुम मेरा एक मुजस्समा बनाओ। उसने 30 फुट लंबा, 35 फुट, 30 फुट लंबा एक बहुत जबरदस्त राजा का मुजस्समा बनाया। कई दिन लग गए उसको बनाने में, बहुत मेहनत के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ उसने बनाया। अब बहुत आखिरी काम उसका चल रहा था, फाइनल टचेस वो उसको दे रहा था। और फाइनल टच में वो 30 फुट ऊपर राजा के जो बाल थे, जो उसके अंदर बुत में दिख रहे थे, राजा के जो बाल थे उसको वो संवार रहा था। अपने आर्ट के जरिए से वो राजा के बाल को संवार रहा था 30 फुट ऊपर। अब राजा जो है ना, उसका पेशेंस खत्म हो रहा था, उसका सब्र खत्म हो रहा था कि भाई मुझे अपने बुक का इनॉग्रेशन करना है, अब तो खत्म कर जल्दी काम। बहुत अच्छा तूने बुक बनाया है, मुझे बहुत पसंद है, तेरा आर्ट बहुत ज्यादा कमाल का है, बस अब ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। 30 फुट ऊपर कौन मेरे बाल देखने आएगा बुक के अंदर?
30 फुट ऊपर कौन बाल देखने आएगा बुक के ऊपर? तू खत्म कर, जल्दी नीचे उतर और जल्दी से मुझे इसका इनॉग्रेशन कर। लेकिन वो उतरा नहीं। जो काम करने वाला, मुजस्समा बनाने वाला बुद्ध शास्त्र, वो उतना नहीं। वो आराम से अपने काम को खत्म करता है, फाइन टच जो उसको देना था उसको देता है, और देने के बाद फिर नीचे उतरता है और बादशाह को कहता है अब मेरा काम खत्म हुआ, मैंने आपका बुद्ध रेडी कर दिया, ये आपके हवाले। अब राजा उसके ऊपर गुस्से होता है कि तूने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ जल्दी कर जल्दी कर। 30 फुट ऊपर वहां बालों को फाइन टच देने की क्या जरूरत है? कौन देखने वाला है 30 फुट ऊपर जाकर? किसी को पता नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को पता नहीं चलेगा कि तुमने क्लास में क्या पढ़ाया, हो गया खत्म सिलेबस, हो गया काम काम पूरा, किसी को पता नहीं चलेगा। वहां 30 फुट ऊपर कौन देखने आने वाला है? किसी को पता नहीं चलेगा आपने काम क्या किया है ऊपर, किसी को पता नहीं चलेगा। आप क्यों इतना देर लगा रहे थे? तो उसका जो जवाब था वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। वो जो बंदा था उसका जो जवाब था वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। वो कहता है कि राजा साहब मुझे पता है कि वहां कोई देखने नहीं आने वाला है कि मैंने वो काम बराबर किया था, लेकिन कल मैं जब इस बुद्ध के पास से गुजरूंगा, इस मुजस्समे के पास से कल मैं जब गुजरूंगा, तो मेरा दिल ये गवाही नहीं देना चाहिए कि तूने तेरा काम बराबर नहीं। मैं जब भी यहां से गुजरूंगा तो मेरा दिल कहीं ना कहीं मुझको ये इफेक्ट करेगा, मेरा दिल मुझको कहेगा कि मैंने इस बुद्ध के अंदर कुछ काम बाकी रख दिया था, मैंने वो काम पूरा नहीं किया, और मैं वो नहीं चाहता हूं। कोई बोले या ना बोले, कोई मैनेजमेंट देखे या ना देखे, लोग देखे ना देखे कि 30 फुट में ऊपर मैंने बाल बराबर बनाए थे कि नहीं बनाए थे, लेकिन मेरा दिल इसकी गवाही नहीं देना चाहिए कि तूने अपना काम बराबर नहीं किया। मेरा दिल इस बात की गवाही देना चाहिए कि तूने अपना काम राजा के गुस्से होने के बावजूद परफेक्शन के साथ। मुझे वो फीलिंग चाहिए, मुझे वो सेटिस्फेक्शन चाहिए। पैसे दूसरे प्रोफेशंस में बहुत है, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत कम पैसे मिलते हैं, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन एक टीचर को काम खत्म करने के बाद मिलता है कि उसने एक जनरेशन को बिल्ड किया, वो सेटिस्फेक्शन आपको कहीं और कहीं भी नहीं मिल सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो फीलिंग, वो सेटिस्फेक्शन कितना आरामदायक है कि बहुत बड़े बड़े महल में रहने वाले और लग्जरियस कार में फिरने वाले लोगों को कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो एक टीचर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब वो अपना काम 100% करेगी, तब वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खैर बहुत सारी बातें मैंने आपको कही, आज के बारे में आपको बता रहा था, और थोड़ा जल्दी अनलर्निंग के बारे में पहली बात मैंने बताई। दूसरी बात अनलर्निंग के बारे में, unlearning challenges previously held consistent and their biases to bring about a growth mindset and positive changes in our lives. It can be imperative in cases where our current knowledge needs to be updated to have improved personal experiences. बहुत सारी चीजें पहले आ चुकी है, मैं उसको वापस दोहरा नहीं रहा हूँ। बस ये समझिए कि अनलर्निंग वो चैलेंजेस जो प्रीवियस चैलेंजेस थे उसको चेंज करना है, नई चीजें सीखनी है, नए एक्सपीरियंसेस को देना है। नंबर 3, unlearning is the process of realizing that sometimes something which done earlier is incorrect and ineffective. आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने कभी कोई चीज पहले सीखी थी, जैसे कि प्लूटो के बारे में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, पहले सीखी थी कि भाई प्लूटो जो है ये एक प्लेनेट था, अब वो प्लेनेट नहीं है, तो वो एक इंफॉर्मेशन थी जो हमारे दिमागों में फीड कर दी थी, अब वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, गलत हो गई, तो मुझे उस इंफॉर्मेशन को अनलर्न करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें। टोमेटोज क्या है, फ्रूट है कि वेजिटेबल है? दोनों फ्रूट है, दोनों है। ये पता ही नहीं है क्या है, खाने से मतलब है क्या है, क्या फर्क। टोमेटोज के बारे में एक जमाने में ये कहा जाता था कि ये पॉइजनस फ्रूट है और ये बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला फ्रूट है। समझ में आई बात? लेकिन आज अगर टोमेटोज को पॉइजनस बोलेंगे तो सब होटल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि केचप के बगैर कोई होटल चल ही नहीं सकती। समझ में आई बात? तो ये नॉलेज थी पहले की, उसको हमें चेंज करना पड़ा, उसको हमें अनलर्न करना पड़ा। बहुत सारी चीजें हैं जो अनलर्न करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पैटर्न्स, हमारे बिहेवियर, हमारे टीचिंग स्टाइल्स, बहुत सारे लोगों को पहले लगता होगा कि भाई मैं ऑडिटरी थी, लेकिन आज विजुअल चीजें इतनी आ गई कि अब विजुअल चीजों को देखकर सीखना बहुत आसान हो गया, तो मेरी लर्निंग स्टाइल चेंज हो गई।
वो लर्निंग स्टाइल को आपने अनलर्न किया और नई लर्निंग स्टाइल को आपने एडेप्ट किया। तो ये अनलर्निंग का एक प्रोसेस है जो आपको करने आना चाहिए। तो ये अनलर्निंग के बारे में 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब बुनियादी तौर पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने इसको पहले कभी नहीं सुना होगा। 3 किस्म के टीचर्स होते हैं, आप सिर्फ पढ़िए। ये टीचर्स जो 3 किस्म के होते हैं, कभी आपने इसके बारे में सुना, कभी पढ़ा, ये टीचर्स क्या होते हैं? पहला देखिए क्या है, इसको पढ़िए, पहले पढ़ना आता है कि नहीं वो देखिए। क्या है? तोड़ तोड़ के पढ़िए, ज्यादा बोझ मत डालिए अपने ऊपर। बच्चों को जैसे पढ़ाते ना, पहले क्या है? क्या है? मेथड। क्या है? अब साथ में पढ़िए, नियो मेथडो। ये एक किस्म के टीचर है, आप में से कुछ के होंगे। नंबर 2 पढ़िए, क्या है? वापस उसी तरीके से पढ़िए, नियो मेथडो। अच्छा, हम लोग पढ़ के आएंगे सर, प्लीज अभी इतना बोझ मत डालिए हमारे ऊपर। ये सर क्या है? नियो मेथडो मैनिक्स। नंबर 3 नियो मेथडो। मुश्किल हो रही है, आप इसमें से हो, कुछ इसमें पहली किस्म में है, कुछ दूसरी किस्म में है, कुछ तीसरी किस्म में है। क्या है पढ़िए चलिए। पहली किस्म क्या है? नियो मेथड ऑफ बोथ आर एनर्जेटिक टू एनीथिंग न्यू, न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोचेस, न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज एटसेट्रा। दे आर नाइदर ओपन माइंडेड नॉर विलिंग टू एक्सेप्ट एनी चेंज। ये वो टीचर है जिनको कोई भी नई चीज नहीं चाहिए, उनको पुराना तौर तरीका ही पसंद है, उसी तरीके से उनको काम करना है, उसी तरीके से उनको पढ़ाना है। उनको नई चीजें कितनी भी सिखाई जाए, कितनी भी समझाई जाए, वो नई चीजें सीखने और समझने को तैयार नहीं है। ये पहली किस्म के टीचर है जिनको फौरन रिप्लेस करना चाहिए। ये वो टीचर्स है जिनको कोई भी न्यू मेथडों को, वो टीचर्स है जिनको ना न्यू मेथड्स चाहिए, ना न्यू अप्रोचेस चाहिए, ना न्यू नॉलेज चाहिए, ना न्यू स्किल्स चाहिए, ना न्यू आइडियाज चाहिए। वो नाइदर ओपन है और नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी चेंज है। वो कोई चीज सीखना और समझने के लिए ओपन भी नहीं है और किसी भी किस्म के चेंज को इख्तियार करने, एडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये टीचर्स को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि आज इन टीचर्स की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप खुद अपना अपना असेसमेंट कर लीजिए कि हम कौन सी किस्म में आते हैं। नंबर 2 क्या है? क्या है? आर टीचर्स वुड लाइक नॉवेल आइडियाज। उनको नए नए आइडियाज पसंद आते हैं, मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, बट आर अनक्रिटिकल ऑफ एनीथिंग। क्या है? They blindly accept things and are very easily influenced by anyone as they lack critical thinking. ये पहले वाले से बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले वाले क्या थे? इनको नए आइडियाज बिल्कुल नहीं चाहिए थे, कोई भी चेंज उनको नहीं चाहिए था। नंबर 2, कोई भी चेंज हो फौरन एक्सेप्ट कर लेते, किसी भी किस्म का चेंज हो फौरन ले लेते। चेंज लेना है लेकिन आपको सोच समझकर चेंज को एडेप्ट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको क्रिटिकली पहले उस चेंज को इवेल्युएट करना है, उसको एसेस करना है, उसकी जांच करनी है, उसका जायजा लेना है, उसके बाद आप उस चेंज को लीजिए। ये पहली किस्म से बिल्कुल अपोजिट किस्म है, जो बिल्कुल चेंज को फौरन ले लेते हैं, जरा भी चेंज के बारे में सोचते नहीं है कि ये चेंज फायदा पहुंचाएगा या चेंज नुकसान पहुंचाएगा। तो ये दोनों किस्म के जो है टीचर्स ये काम के। तीसरे किस्म का जो टीचर है वो काम का है, वो क्या है? नियो मेथड ऑफ फाइल्स। ये वो टीचर है आर दोज हु लुक एट थिंग्स क्रिटिकली एंड आर विलिंग टू अनलर्न। तो चीजों को क्रिटिकली पहले एग्जामिन करते हैं कि इस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, और एग्जामिन करने के बाद वो उस काम को लेते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट करने के बाद वो किसी काम को करते हैं। वो पहले फौरन
चेंज नहीं करना है ये भी नहीं कहते, और फौरन हमें चेंज हो जाना है ये भी नहीं कहते। दोनों चीजों के दरमियान रहते हुए वो इस बात को एसेस करते हैं कि भाई हमें कौन सा चेंज किस वक्त कितना लेना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये आना चाहिए। तो ये 3 किस्म के टीचर्स के बारे में समझ में आई बात। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पर खड़े हैं। हम तीनों किस्म में से कौन सी किस्म के टीचर हैं ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले एक काम दिया, कौन सा, लर्निंग स्टाइल का एक काम दिया कि आपको पहले अपनी लर्निंग स्टाइल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स क्या है। नंबर 2, आप कौन सी टीचर है। देखिए कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, कोई अगर आपको बताएगा नहीं, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है कि भाई मैं कौन सी टीचर हूं, ठीक है, और बिल्कुल फेयरली करना है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद अपना जजमेंट लाना है कि भाई मैं कौन सी टीचर हूं। समझ में आई बात।